हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। यदि आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 2 छगी 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। अब यदि आप 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 3 पंजे 15 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। इसके बाद यदि आप 21 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 3 7 21 और 7 एकम 7। अब यदि आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 2 12, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब यदि आपने 15 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 3 की घात 1 और 5 की घात 1। और जब आपने 21 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे कम घातें। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है 3, तो 3 में सबसे कम घातें हैं 3 की घात 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अब जो इसका एलसीएम होगा वो होगा सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातें। तो 2 की घात अधिकतम घात है 2, 3 की अधिकतम घात है 1, 3 की घात 1, 5 की अधिकतम घात है 5 की घात 1 और 7 की अधिकतम घात है 7 की घात 1। 2 की घात 2 होता है 4, 3 की घात 1 होता है 3, 5 की घात 1 होता है 5 और 7 की घात 1 होता है 7। जब आप 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12 और जब आप 5 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 7 35। जब आप 12 को 35 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 420। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 17, 23 और 29। यदि आप 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 17 में यदि आप 17 का भाग देते हैं तो ये आएगा 1। अब यदि आप 23 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 23 का भाग देने के कारण 1। और जब आप 29 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 29 एकम 29। जब आपने 17 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 17 की घात 1। जब आपने 23 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 23 की घात 1। और जब आपने 29 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 29 की घात 1। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो होता है जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे कम घात। लेकिन यहाँ कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए अपना एचसीएफ हो जाएगा 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 17 की घात 1 के गुणा में भी 1 लिख सकते हैं, 23 की घात 1 गुणा में भी 1 लिख सकते हैं और 29 की घात के गुणा में भी क्या लिख सकते हैं 1। जब अभाज्य गुणनखंड में जोड़े नहीं बनते हैं तो जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ होता है 1। और इसका जो एलसीएम होगा वो होगा जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे ज्यादा घातें, अर्थात 17 की घात 1 गुणा 23 की घात 1 गुणा 29 की घात 1। 17 की घात 1 होता है 17, 23 की घात 1 होता है 23 और 29 की घात 1 होता है 29। अब यदि आप 17 को 23 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 391 और गुणा में है 29। और जब आप 391 को 29 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11,339। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, 8, 9 और 25। अब यदि आप 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और यदि आप 9 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यदि आप 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं
तो ये आएगा 5 25 और 5 एकम 5। अब यदि आपने 8 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 2 की घात 3, 2 3 बार है। 9 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 की घात 2 और 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 की घात 2। तो इसका जो HCF होगा वो इसमें अब जोड़े नहीं बन रहे तो HCF होगा 1, और जो इसका LCM होगा वो होगा जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी अधिकतम घातें। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। 2 की घात 3 होता है 8 और 3 की घात 2 होता है 9 और 5 की घात 2 होता है 25। जब आप 8 को 9 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 72 और गुणा में है 25। जब आप 25 को 72 से गुणा करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा 1800 अर्थात 1800। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। HCF हमें दे रखा है 306 और 657 का जो HCF है वो है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। हमें दिया है HCF बराबर 9 और पहली संख्या जो कि A माननी है हमने वो है 306 और जो दूसरी संख्या है जिसको हमने B मानना है वो है 657 और LCM हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर होता है A गुणा B अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल। LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM का LCM और HCF की वैल्यू है 9, A की वैल्यू है 306 और B की वैल्यू है 657। 9 का लगेगा भाग तो जो अपना LCM होगा वो आएगा 306 गुणा 657 और बटे में आएगा 9। 9 को यदि हम 3 से काटते हैं तो ये आएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 की 0, 3 दूनी 6। यदि हम फिर से इसको 3 से काटते हैं तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचे 12 हो गए और 3 चौक 12 अर्थात 34 गुणा 657। जब आप 34 को 657 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 22,338। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात 6 की घात n का जो प्रसार होगा उसमें जो संख्या आएगी उसमें जो इकाई का अंक है वो 0 आएगा या नहीं, ये हमें चेक करना है। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं जो 0 पर समाप्त होती है उनके जो अभाज्य गुणनखंड है। जैसे मान लो 0 पर समाप्त होती है 10, 20, 30। यदि हम 10 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 आएंगे, 2 गुणा 5 और 20 को आप लिख सकते हो 10 गुणा 2 और 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो फिर से आएगा 2 और 5। अर्थात जितनी भी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जरूर उपस्थित होगा। इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 अर्थात 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3। तो 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3 और घात में है n तो ये हो जाएगा 2 की घात n गुणा में 3 की घात n। जब आपने 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में
क्या नहीं है? 5 5 नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें से कॉमन आने वाली संख्या है 13, तो 13 आपने मान लो कॉमन लिया, गुणा ये बचेगा 7 गुणा 11 प्लस इधर से 13 कॉमन आने के बाद कुछ नहीं बचा और इसके गुणा में आप 1 मान सकते हैं, तो इधर बचेगा 1। तो ये आ जाएगा 13 गुणा 7 गुणा 11 होता है 77 और प्लस में है 1, तो ये आएगा 13 गुणा 78। जो ये संख्या आई है 13 गुणा 78, इसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड संभव है, इसलिए ये कैसी संख्या है? भाज्य है। चूंकि इसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड 3 या 3 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह कैसी संख्या है? भाज्य। यह भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में है 5। यदि आप इसमें से 5 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 5 कॉमन लेने के बाद 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में इधर बचेगा 1, तो ये आएगा 5 गुणा, जब आप इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 1008 और प्लस में है 1, तो ये आएगा 5 गुणा 1008 और 1 होता है 1009। तो जो अपनी संख्या थी वो ये जो संख्या आई है ये 5 से भी कट रही है, मतलब एक तो इसका गुणनखंड 5 हो गया, एक ये 1009 से भी कट रही है, एक इसका गुणनखंड 1009 हो गया और इसके डिवाइड में हम 1 भी लिख सकते हैं, अर्थात 1 का भाग देंगे तो भी ये इसमें भाग चला जाएगा, अर्थात यह एक ऐसी संख्या है भाज्य। तो आप लिखेंगे चूंकि इसके 3 गुणनखंड हैं, इसलिए यह कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। हमें यह ज्ञात करना है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अर्थात रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक चक्कर लगाने में समय है 12 मिनट और सोनिया को
एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय वो है 18 मिनट। अर्थात रवि तेज दौड़ रहा है और सोनिया धीमी दौड़ रही है। और एक वृत्ताकार पथ है। माना रवि और सोनिया ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया। जब रवि अपना एक चक्कर कंप्लीट कर चुका 12 मिनट में तो सोनिया माना यहाँ है। और जब रवि अगले चक्कर के लिए आगे बढ़ा तब जाकर सोनिया ने अपना पहला चक्कर कंप्लीट किया अर्थात 18 मिनट में। इसलिए जो इन दोनों के मिलने का जो समय होगा वो होगा 12 और 18 से ज्यादा, अर्थात 12 और 18 का LCM। तो हमें निकालना है LCM ऑफ 12 और 18। 12 माना पहली संख्या है, 18 माना दूसरी संख्या है। यदि हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएंगे 2 6 की 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। और जब आप 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आएगा 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। जब आपने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 2 की घात 2, 3 की घात 1। और जब आपने 18 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए 2 की घात 1 और 3 की घात 2। तो इसका जो LCM होगा वो होगा जितने भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी अधिकतम घातें। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में सबसे ज्यादा घात है 2 की घात 2। ऐसे ही 3 की घात 1 और 3 की घात 2 में सबसे ज्यादा घात है 3 की घात 2। 2 की घात 2 होता है 4, 3 की घात 2 होता है 9। तो LCM आएगा 36 मिनट। अर्थात जिन दो संख्याओं का यदि आप LCM और HCF निकालते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या है तो इसका जो HCF आता है या तो इसके बराबर आएगा या इससे छोटा आता है। और जो LCM होता है वो सबसे बड़ी जो संख्या है उसके बराबर आता है या उससे ज्यादा आता है। इसलिए उन दोनों का मिलने का जो समय है वो 12 और 18 में सबसे बड़ी संख्या है 18, अर्थात 18 से ज्यादा आने वाला है, इसलिए इसका निकलेगा LCM। तो LCM अपना है 36 मिनट, अर्थात वो 36 मिनट बाद एक ही समय पर मिल जाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी उदाहरण और प्रश्न।